हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का पेपर जो जून 2022 में आया हुआ है। इस पेपर को हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस पेपर में कि इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि उनका एनालिसिस करेंगे यूनिट वाइज यूनिट, और साथ में फिर उनके पेपर्स के सॉल्यूशन को भी हम देखेंगे। इस पेपर में ओवरऑल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा। पहला पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्यूशन करेंगे, और पार्ट बी में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए पहले देखते हैं कि हमारा पेपर किस प्रकार से पूछा गया था। आप देखेंगे कि जो आरजीपी का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका वेरीफाई द रोले थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन e टू द पावर एक्स है। इस क्वेश्चन को मैं रोले थ्योरम से सॉल्व करना है, और ये आपका यूनिट नंबर 1 से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिनिमम। यहाँ पर आपको यहाँ मिनिमम लिखा गया था, तो मैं करेक्शन करवाया गया था, जो कि एक्चुअली मैक्सिमम के लिए फॉर एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू सब्जेक्ट टू द कंडीशन 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू a। ये भी क्वेश्चन जो है आपका यूनिट नंबर 1 का। इसका मतलब ये है कि यूनिट नंबर 1 से आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम देखें, दिस इज अ वेरीफाई द कॉची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन sin x एंड cos x इन 0 to π/2। ये क्वेश्चन भी आपका फर्स्ट यूनिट का है। देन इसी का सेकंड पार्ट हमारा है स्टेट एंड प्रूव रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शन। अब ये जो क्वेश्चन जो है वो आपका यूनिट नंबर 2 का है। क्या है ये? यूनिट नंबर 2 का। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट नंबर 1 से जो हमारे पास हो गए वो हमारे पास क्वेश्चन हो गए, दिस इज द 21 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखते हैं, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इवैल्यूएट 0 से 4a देन एक्स स्क्वायर अपॉन 4a टू 2 अंडर रूट ax dy dx। ये आपका यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चले, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यूजिंग द डबल इंटीग्रेशन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन ऑफ दिसमस। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये तीनों क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 के हैं, ये भी 21 मार्क्स की हमारी पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि है W1 W2 V2 सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 से पूछा गया है, जो कि वेक्टर स्पेस से रिलेटिव है। जो कि ये जो क्वेश्चन जो है प्योर 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि इसकी लेंथ और सॉल्यूशन जो होगा वो काफी लेंथी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका ऑप्टेंट ऑफ फोरियर सीरीज हमारे पास पूछी गई, ये भी आपकी यूनिट नंबर 3 से हमारे पास पूछी गई है। देन इसके बाद अगर हम आते हैं, शो दैट t v3 to v2r इज डिफाइंड बाय। तो ये जो आपका है ये यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है। सॉरी, ये आपका यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक करेक्शन कर दूं, ये भी आपका यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है। ये भी यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है। तो यूनिट नंबर 4 से हमारे पास हो गए 14 + 14, यानी कि इससे ओवरऑल हमारे पास 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सॉरी, ये आपका हो गया 14 मार्क्स, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है कि ये भी 21 मार्क्स का है। इसी का सेकंड पार्ट है टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज। ये आपका यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट नंबर 3 से आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो गया, 7 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो गया, और साथ में आपका 7 यानी कि हमारे पास इतना से हो गए। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई द कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स। ये आपका यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है ये। देन इसके बाद हमारा क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है, ये भी आपका यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है, यानी कि ये भी आपका 7 मार्क्स का हो गया। और यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका 14 मार्क्स का है। इसका मतलब ये होगा कि यूनिट नंबर 5 से जो है वो 28 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि ओवरऑल अगर हम इस एनालिसिस को अगर ध्यान से देखें, तो इसमें यूनिट नंबर 1 से 21 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूनिट नंबर 2 से भी 21 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यूनिट नंबर 4 से 21 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन और यूनिट नंबर 5 जो है उससे 28 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर केवल पास होने के लिए अगर पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 5 हमारे लिए सफिशिएंट है, जो हमें सफिशिएंट मार्क्स दे देंगी। इसके अलावा यदि आप यूनिट नंबर 1 और 5 के साथ अगर आप एक यूनिट और सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके अप्रोक्सीमेटली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।
अब हम देखते हैं कि इन क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है वेरीफाई रोले थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन e टू द पावर एक्स। अब देखिए, जब भी अगर हम रोले थ्योरम की अगर हम बात करते हैं तो रोले थ्योरम में ये बताया गया है कि किसी भी फंक्शन में अगर हमें रोले थ्योरम अप्लाई करनी है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा क्लोज इंटरवल कौन सा है। तो यहाँ पर हम अपना एक क्लोज इंटरवल बनाएंगे। क्लोज इंटरवल के बाद हम आप उनकी 3 कंडीशन को फॉलो करेंगे। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, then f of x is differential in the open interval AB, then there exists at least one c belongs to open interval AB such that f dash c equal to 0। तो देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास क्लोज इंटरवल तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को हम 0 के इक्वल रखेंगे। यानी कि sin x अपॉन e टू द पावर x इक्वल टू हो गया 0, यानी कि sin x इक्वल टू हो गया 0। और यदि हमारे पास sin x इक्वल टू अगर 0 होता है तो हमारे पास जनरल कंडीशन होती है x इक्वल टू n पाई। अब यहाँ पर n की वैल्यू 0 1 2 3 रख देते हैं, हमें मिलेगा x इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई। अब देखिए, sin x इक्वल टू 0 चाहे हम 0 से पाई इंटरवल लें या पाई से 2 पाई लें या 3 पाई लें, सभी इसके लिए हमारे पास रिजल्ट जो होंगे सेम होंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसके फर्स्ट 2 वैल्यू को हम यहाँ पर क्लोज इंटरवल की कैटेगरी में लेके चलते हैं। तो सपोज द रिक्वायर्ड इंटरवल इज 0 to पाई बिकॉज ईच वैल्यू ऑफ फंक्शन गिव द सेम रिजल्ट इज 0। अब पहला रिजल्ट हम निकालते हैं क्लियरली एट x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 पे अगर हम फंक्शन में वैल्यू रखेंगे यानी कि e टू द पावर माइनस इंटू साइन 0 करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 0, और x इक्वल टू पाई पे मिलेंगे तो साइन पाई की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। इसका मतलब ये होगा कि आपकी पहली कंडीशन जो है आपकी फुलफिल हो गई। अब हमारे पास सेकेंड कंडीशन है कि जो e टू द पावर माइनस एक्स और साइन एक्स हमको दिया हुआ है, दोनों ही हमारे पास e टू द पावर माइनस एक्स जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन एक्स जो है हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दोनों फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन है इंटरवल 0 से पाई के अंदर, तो उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स बीइंग प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इन 0 to पाई। अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को निकाल करते हैं डिफरेंशिएट। तो e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स के अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन निकल जाएगा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये जो फंक्शन हमारे पास है ये डिफरेंशिएबल है, यानी कि इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक वैल्यू से है, हमारे पास है c जो ओपन इंटरवल 0 पाई में हमारी बिलोंग कर रही है, और इस रूल को फॉलो करती है एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब हमारा टारगेट ये है कि हम यहाँ पर एक c की वैल्यू निकालेंगे जो इस ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में होगी। तो e टू द पावर माइनस सी कॉस सी माइनस साइन सी, e टू द पावर माइनस सी तो हमारा 0 हो नहीं सकता, होगी e टू द पावर माइनस सी इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो कॉस सी माइनस साइन सी इक्वल टू 0 होगा, तो कॉस सी इक्वल टू मिलेगा साइन सी, और साइन सी के अंदर अगर हम कॉस सी का डिवाइड कर देंगे तो टेन सी इक्वल टू 1 मिलेगा। और इस 1 को हम यहाँ लिख सकते हैं टेन पाई बाय 4। क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाय 4 लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो गया c इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 4। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा अगर हमारे सामने आता है तो इसका जनरल फॉर्मूला हमारा होता है x इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। ओके, तो अल्फा हमारे पास क्या हो गया, पाई बाय 4 हो गया, तो हमने ले लिया c इक्वल टू एन पाई अपॉन एन पाई प्लस पाई बाय 4। अब देखिए यहाँ पर n क्या है, हमारा इंटीजर है, तो हमने यहाँ पर n की वैल्यू 0 1 2 3 ले लिया हमने। ठीक है, आप यहाँ पर नेगेटिव ले या पॉजिटिव को नेगेटिव लेने का हमें यहाँ पर कोई लॉजिक है, क्योंकि हमारा इंटरवल जो है वो 0 से पाई लिया, तो इसलिए हम यहाँ पर n की वैल्यू पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो 0 पे मिलेगा पाई बाय 4, 1 पे मिलेगा 5 पाई बाय 4 और 3 पे मिलेगा 9 पाई बाय 4। ओके, हमें इन वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, हमारे पास केवल ये पहली वैल्यू जो है पाई बाय 4 साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पाई बाय 4 जो है वो इंटरवल 0 से पाई के बीच में मिलती है। इसका मतलब है कि हमारी रोले थ्योरम वेरीफाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बाय जेड क्यू, एक्स स्क्वायर बाय जेड क्यू, और सब्जेक्ट टू द कंडीशन दी है 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो क्वेश्चन जो है जिसमें हमारे को बोला है कि मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये मिनिमम नहीं है, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली मैक्सिमम के लिए होगा, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया था। क्वेश्चन में करेक्शन किया गया था, करेक्शन क्या किया गया था कि क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो मैक्सिमम के लिए पूछा गया है, तो मैक्सिमम के लिए पूछा गया है तो हम इसको मैक्सिमम के लिए ही सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास फंक्शन भी दे रखा है और एक कंडीशन भी दे रखी है, इसका मतलब ये है
ये जो क्वेश्चन जो है वो लेग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड की हेल्प से सॉल्व किया जाएगा। अब जब हमें क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम की कंडीशन अप्लाई करनी है, इसका मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पर आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 0 है और आर हमें लेस देन 0 लेके आना होगा। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेग्रांज की मल्टीप्लायर मेथड को लगाएंगे। तो एफ इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर वाई जेड, यानी कि यू जो फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, एफ इक्वल टू यू प्लस लेमडा, लेमडा जो भी आपकी कंडीशन दी हो रखी है, मान लो कि हमारे पास वो कंडीशन 5 दे रखी है। तो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू प्लस लेमडा 2x प्लस 3z माइनस ए। तो सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया एक्स वाई और जेड में। अगर हम एक्स के लिए करेंगे तो कितना मिलेगा 2x वाई जेड क्यू एन प्लस 2 लेमडा, वाई के लिए करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड क्यू प्लस लेमडा, और जेड के लिए करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस 3 लेमडा। तो ये हमारे पास ये वैल्यूज मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो जैसे हमने इनको वैल्यू के 0 के इक्वल रखा था, 2x वाई जेड क्यू प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। सेकेंड हमारे पास है एक्स स्क्वायर जेड क्यू प्लस लेमडा इक्वल टू 0, और थर्ड हमारे पास है 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0। अब देखिए हमें यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, जो हमारे पास जो लेग्रांज मल्टीप्लायर हमने यूज किया हुआ है उस लेमडा की वैल्यू को हमें यहाँ पर इवेल्युएट करना है। तो उसको इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर x का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें y का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम z का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर x y z का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2x स्क्वायर बाय जेड क्यू प्लस 2 लेमडा x, यहाँ मिलेगा आपको x स्क्वायर बाय जेड क्यू प्लस लेमडा y इक्वल टू y, और इसमें हम z का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर बाय जेड क्यू प्लस 3 लेमडा z, और इन सबको हम ऐड करें तो आपके पास कुछ इस प्रकार से कंडीशन मिल जाएगी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये हमारे पास तीनों ही वैल्यू हमारे पास ये ऐड हो रही है, तो 6x स्क्वायर बाय जेड क्यू मिल गया, और यहां से हमारा लेमडा कॉमन निकल रहा है, और हमें पता है कि 2x प्लस वाई प्लस 3z हमारे पास कितने के इक्वल है, a के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर 6u प्लस लेमडा a इक्वल टू 0 लिख दिया। तो ओवरऑल हमारे पास जो लेमडा की वैल्यू आ गई हमारे पास वो -6u अपॉन ऑफ आ गई। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू को इवेल्युएट करें। ओके, अब एक्स वाई जेड की वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास जो लेमडा हमारे पास आए, इस लेमडा को हम इक्वेशन नंबर 3 में भी रखेंगे, 4 में भी रखेंगे और 5 में रखेंगे। इससे हमारे पास क्या होगा, एक्स वाई जेड मिलेगा, या फिर हमें कोई एक रिलेशन वहां पे मिलेगा जिससे कि हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इक्वेशन नंबर 3 में रखा तो क्या मिलेगा, 2x वाई जेड क्यू इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा, दिस इज 12u अपॉन ऑफ ए, 2 से हमने 12 को कैंसिल किया तो 6u अपॉन ऑफ ए मिलेगा। ऐसे हम इक्वेशन नंबर अगर 4 में रखते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर जेड क्यू इक्वल टू 6u अपॉन ऑफ ए, यानी कि एक्स स्क्वायर जेड क्यू इक्वल टू 6u अपॉन ऑफ ए। और एक क्वेश्चन नंबर 5 में रखते हैं तो हमारे पास मिलेगा 3x स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर इक्वल टू 18 अपॉन ऑफ यू। 3 से हमने 18 को कैंसिल किया तो एक्स स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 6u अपॉन ऑफ दिस। अब देखिए हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में हमारे पास सारी वैल्यू जो है वो 6u अपॉन ऑफ ए के इक्वल आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि सारी वैल्यू आपस में इक्वल है, और u की वैल्यू मेरे पास क्या थी, u था मेरे पास एक्स स्क्वायर बाय जेड क्यू। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, एक्स स्क्वायर बाय जेड क्यू को मैंने हर टर्म के अंदर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड इक्वल टू 6 अपॉन ए, या हम ऐसा कह सकते हैं कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू ए अपॉन 6, यानी कि अब मेरे पास x y z की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारे पास है कि हम यहाँ पर r s और t की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। क्या करेंगे, r s और t की वैल्यू को हम यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे। अब चले हम इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू ए। इस इक्वेशन को हमने एक बार x के लिए, एक बार y के लिए और एक बार z के लिए हमने डिफरेंशिएट किया। लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम यहाँ पर x और y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर z जो है एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा काम करेगा। तो 2x को हमने करा तो x के लिए क्या मिलेगा 2, y को करेंगे कितना मिलेगा 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y जो है वो एज ए कांस्टेंट है, लेकिन z जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर डेल z अपॉन ऑफ डेल x मिलेगा। तो इसका मतलब ये निकला कि डेल z अपॉन डेल x की जो वैल्यू है वो -2/3 मिलेगी। इसी प्रकार अगर हम इस इक्वेशन को अगर y के लिए करते हैं तो 0 + 1 + 3 डेल z अपॉन डेल y मिले इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी कि डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू जो है -1/3 हो गई। अब हमारे पास u क्या था,
हमारे पास u क्या था, दिस इज u इक्वल टू हमारे पास था एक्स स्क्वायर बाय जेड क्यू। अब यहाँ पर हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि r जो होता है वो डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि हमें u को 2 टाइम x के लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो पहले हमने यहाँ पर u को अगर हमने एक बार अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं x के लिए तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज अ 2x बाय जेड क्यू प्लस, अब देखिए यहाँ पर x भी क्या है मेरा वेरिएबल है और z भी मेरा वेरिएबल है, तो इनमें जो लगेगा वो एक प्रोडक्ट का रूल लग जाएगा। तो हमने जब एक्स स्क्वायर बाय जेड क्यू को हम x के लिए करेंगे तो हमारा मिलेगा 2x बाय जेड क्यू, और जब इसको z के लिए करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, और साथ में डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, -2/3, तो -2/3, तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें 2x बाय जेड क्यू माइनस 2x स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। इसी को अगर हम y के लिए करेंगे तो y के लिए करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y और जेड क्यू जो होंगे वो हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्म में कहलाएंगे, यानी कि हमारा पहला जो डिफरेंशियल होगा वो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर जेड क्यू प्लस, जब मैं इसको z के लिए करूंगा तो कितना मिलेगा 3x स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल y, और डेल जेड अपॉन डेल y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दिस इज अ -1/3। तो -1/3 हमने रखी है, तो ये हमारे पास वैल्यू मिलेगा एक्स स्क्वायर जेड क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। अब हम तैयार हैं r निकालने के लिए, क्योंकि r हमें चाहिए क्या, दिस इज द डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या करा, यहाँ पर इस वाली टर्म को हमने एक बार x के लिए और डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई के रूल लगेंगे। तो पहले आपको मिलेगा दिस इज 2y/z³ क्योंकि हमने x के लिए किया है, प्लस दिस इज 6x/z² इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसी प्रकार इसको मैं x के लिए करूंगा तो मिलेगा -4x/z², देन दूसरी बार z के लिए करूंगा तो कितना मिलेगा -4x² डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स की फिर से वैल्यू पुट कर देंगे -2/3, तो इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास इक्वेशन आ रही है 2y/z³ माइनस 8x/z² प्लस 8/3x²/z। अब इन सब में हम यहाँ पर x/z, अब x/z हमारे पास क्या आया था भाई, x/z हमारे पास आया था a/6, तो हमने सब में यहाँ पर a/6 रख दिया। तो टोटल कैलकुलेशन करने पे हमें मिल रहा है दिस इज -10a⁴/3 इंटू 6⁴, जो कि लेस देन 0 है, जो कि हमने आपको बताया था कि अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो आपका r का जो है वैल्यू लेस देन 0 आना चाहिए। अब नेक्स्ट हमें निकालना है s। अब देखिए अगर हमें s निकालना तो s का फॉर्मूला जो होता है वो कहलाता है हमारा दिस इज द डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल y, है ना। तो हम क्या करेंगे, y वाले को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो y की टर्म हमारे पास कितनी है, ये है, तो इसको हम क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या मिलेगा 2x/z³ प्लस 3x/z² डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और फिर इस टर्म को करेंगे हम फिर से x के लिए तो कितना मिलेगा 2x/z² माइनस 2x²/z डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और फिर से हमने यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है 3 से 3 हमारा ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही, तो हमारे को मिलेगा 2x/z³ माइनस 2x²/z² माइनस 2x/z² प्लस 4/3x²/z। देखिए जो भी लैग्रेंज मल्टीप्लाई के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े लेंथी होते हैं, हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हमें फुल लेंथ सॉल्यूशन में हमें वहां पर, तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको एक एक चीज यहाँ पे मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि ये वैल्यू सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाला जाएगा। एक बात यहाँ पे और कहना चाहूंगा कि जून 2022 में जो पेपर आया हुआ है उसका पेपर का लेवल काफी टफ था, जिसके कारण कई बच्चे इसमें फेल भी हुए। तो जब भी अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं तो उसके आप डीपली थोड़ा नॉलेज को एक्सेप्ट करिएगा, जिससे कि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो अब हमने यहाँ पर x और z की वैल्यू को पुट कर दिया, तो अब और y की वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है -2a⁴/3 इंटू 6⁴। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट निकालना चाहते हैं तो t, तो देखिए t जो होता है वो हमारा कहलाता है दिस इज अ डेल टू यू बाय डेल y स्क्वायर। ओके, तो हमने यहाँ पर डेल यू बाय डेल y को हम एक बार और y के लिए रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब डेल यू बाय डेल y हमारे पास था क्या, दिस इज द डेल यू बाय डेल y क्या था, ये वैल्यू थी मेरे पास, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर अगर इसको y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ऑब्वियसली ये वैल्यू तो मेरे पास हो गई 0, क्योंकि इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म, लेकिन जब z का करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा यहाँ पे 3x² z² डेल जेड अपॉन ऑफ डेल y। इसी प्रकार अगर मैं इस टर्म को अगर y के लिए करूंगा तो कितना मिलेगा -x² z² माइनस 2x² y z, है ना।
अब यहाँ पर डेल जेड बाय डेल वाई, अब डेल जेड बाय डेल वाई की वैल्यू क्या थी मेरे पास, -1/3 थी, तो मैंने -1/3 रखी, तो कैलकुलेट करने पे हमें इतना मिल गया। अब हम यहाँ पर x और y और z की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो जो हमें मिल रही है -4a⁴/3 × 6⁴ अब इन सब वैल्यू को अगर हम जहां पर रखते हैं RT माइनस स्क्वायर के अंदर, देखिए इन सबको अगर हम कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 4a⁸ जो कि एक ग्रेटर देन वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स यू दिया था हमें x² बाय ZQ, और साथ में सब्जेक्ट को कंडीशन दी हुई थी 2x + y + 3z = a। उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर u को मैक्सिमम बता दिया। अब यहाँ पर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू को भी इवैल्यूएट करना है, तो इवैल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका फंक्शन u था उसमें हम x, y और z की वैल्यू को हम रख देंगे। तो u हमारे पास क्या था, x² y ZQ था, तो x की वैल्यू a/6 है, y की वैल्यू a/6 है, और इन सबको अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, a/6 ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि हमारा यूनिट नंबर 1 का ही क्वेश्चन है। ओके, वेरीफाई कॉची मेन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन sin x एंड cos x इन 0 से π/2। देखिए एक होती है लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम और दूसरी होती है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में हमारे पास केवल एक फंक्शन होता है, जबकि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, जिनको हम यहाँ पर fx और gx की कंडीशन में देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों फंक्शन जो होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर वो ऐसा होता है तो हमारे पास एक वैल्यू c एग्जिस्ट करती है कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय f g ऑफ b माइनस g ऑफ a इक्वल टू f डैश ऑफ c अपॉन g डैश ऑफ c। ओके, तो देखिए हमारे यहाँ पर दो फंक्शन दिए, sin x दिया है तो इसको हमने यहाँ पर f ले लेंगे, और दूसरा में फंक्शन दिया है cos x, तो इसको यहाँ पर हम g ले लेंगे। और ऑलरेडी हमें क्वेश्चन के अंदर इंटरवल दे रखा है। हमको पता है कि sin x और cos x दोनों ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और डेफिनेटली ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं क्लोज इंटरवल 0 से π/2 में। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कि f डैश x हमारे पास क्या होगा, sin x का डिफरेंशियल cos x होगा, और cos x का डिफरेंशियल जो होगा वो माइनस sin x होगा। एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास है कि, और साथ में हमारे पास एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो g डैश ऑफ x जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो हमारा ये थ्योरम फेल हो जाएगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। ओके, अब f of x, g of x both are satisfy the all the condition of the Cauchy mean value theorem। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास there exists at least one c belongs to open interval 0 to π/2 such that f of π/2 minus f of 0 upon of g of π/2 minus g of 0, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या है, दिस इज f of b minus f of a divided by g of b माइनस g of a, ओके, इक्वल टू हमारा कितने के बराबर होता है, दिस इज द f डैश ऑफ c डिवाइडेड बाय g डैश ऑफ c। इसलिए हमने यहाँ पे बोला हुआ है कि हमारा g डैश 0 नहीं होना चाहिए। अब ऑब्वियसली हमारे पास इंटरवल 0 से π/2 है, तो π/2 जो हो गया वो b बन गया, और 0 जो हो गया वो a बन गया। तो sin π/2 माइनस sin 0 अपॉन cos π/2 माइनस cos 0 cos c अपॉन sin c। sin 90 की वैल्यू होती है 1, sin 0 की वैल्यू होती है 0, cos 90 की वैल्यू होती है 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। हमें मिलेगा -1 इक्वल टू माइनस cot c, तो cot c इक्वल टू हो गया 1, यानी कि हमारे पास c की वैल्यू आ गई π/4। और डेफिनेटली c की वैल्यू जो है वो π/4 जो है ओपन इंटरवल 0 से π/2 के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट नंबर 1 से अगर हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो यूनिट नंबर 1 से हमारे पास क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए, दिस इज द 21 मार्क्स। 21 मार्क्स बहुत होते हैं, माने कि पूरा पेपर ही आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें हम, स्टेट एंड प्रूव रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शन। ये जो क्वेश्चन जो है वो यूनिट नंबर 2 से हमारा बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन जनरल ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, तो हमें यहाँ पे पता होना जरूरी है कि बीटा और गामा फंक्शन क्या होते हैं, है ना। बीटा और गामा, बीटा को फंक्शन को हम बीटा mn से रिप्रेजेंट करते हैं, और गामा फंक्शन को हम यहाँ पर गामा n से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो बीटा mn इक्वल टू हो गया गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, वेयर m और n बोथ आर पॉजिटिव। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इस थ्योरम को अगर हमें प्रूफ करना है तो हम इस थ्योरम को ऐसे प्रूफ ना करके हम इस थ्योरम को ऐसा प्रूफ करेंगे।
हम यहां पर लिखेंगे दिस इज अ गामा एम इंटू गामा एन इक्वल टू बीटा एम एन, और इंटू करेंगे गामा एम प्लस एन। यानी कि हम थ्योरम में हम इस वाले पार्ट को पहले प्रूव करेंगे और इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे, यानी कि पहले इसके गामा एम इंटू गामा एन लेके आएंगे। अब देखिए गामा की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि वी नो दैट इफ z इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, देन गामा n जो होता है वो z टू द पावर n 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस zx x टू द पावर n माइनस 1 dx के इक्वल होता है वो। ओके, अब इक्वल होता है इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, तो गामा एन इक्वल टू जेड टू दी पावर 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस जेड एक्स एक्स टू दी पावर माइनस 1 ds होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने n जो है वो n जो है हमने x के लिए लिया हुआ है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे जो m जो है वो z के लिए लेके चलेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि x और z आपस में इंडिपेंडेंट क्या है, x और z आपस में इंडिपेंडेंट है। अब चूंकि अगर हमें यहाँ पर इंटू में गामा m अगर लेके आना है तो गामा m बनाने के लिए मुझे यहाँ पर z टू दी पावर m माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस जेड का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, साथ में 0 से इन्फिनिटी। तो 0 टू इन्फिनिटी गामा एन जेड टू दी पावर m माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस जेड डी जेड 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल जेड टू दी पावर m माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस जेड जेड टू दी पावर n, और इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा गामा एन जो है वो कांस्टेंट है, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया, तो हमारा अंदर क्या बचेगा 0 से इन्फिनिटी जेड टू दी पावर m माइनस 1 e टू दी पावर माइनस जेड dz, यानी कि ये जो पोर्शन हमारे पास हो गया ये बन गया हमारा गामा n। अब हमें इस पोर्शन को सॉल्व करना है और इस पोर्शन को सॉल्व करके हमारे पास जो रिजल्ट जो है हमें इसके बराबर लेके आना है। ओके, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि इसको हम किस प्रकार से लेके आ रहे हैं। राइट, देखिए अब हम करने वाले क्या है कि यहाँ पर x और z वाले टर्म्स को हम यहाँ पर सेपरेट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर x की टू दी पावर n माइनस 1 को अलग कर दिया और 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस z e टू दी पावर माइनस zx और e टू z टू दी पावर m माइनस 1 को हमने एक साथ लिख लिया। ओके, अब z टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 में यहाँ पर लेके आ गया, तो अब यहाँ पर माइनस z को मैंने बाहर निकाल लिया, तो e टू दी पावर माइनस z 1 प्लस x z टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 होता है। अब देखिए इस फॉर्मूले में हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस z 1 प्लस x को मैं यहाँ पे y के इक्वल लेके चलूंगा। तो y के इक्वल लेके चलूंगा तो मेरे पास जो z की जो वैल्यू होगी वो मुझे कितने के बराबर मिलेगी, दिस इज अ माइनस y अपॉन 1 प्लस x। रिमेंबर दैट, एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि x z से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि y भी हमारा x से इंडिपेंडेंट कहलाएगा। यानी कि जब हम यहाँ पर dz निकालेंगे तो हमारे पास जो dy होगा वो हमारे पास होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x। ओके, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो माइनस e टू दी पावर माइनस y, इसकी z की जगह रखेंगे तो y अपॉन 1 प्लस x m प्लस n माइनस 1, और dz की जगह रखाएगा माइनस dy अपॉन ऑफ दिस। ओके, माइनस साइन को मैंने यहाँ पर इस लिमिट से मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि मेरी लिमिट जो होगी वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। तो माइनस साइन मैंने यहाँ पर ना लेके यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो वैल्यू ली हुई है वो प्लस की फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में नहीं। अब यहाँ पर हमारा 1 प्लस एक्स को अलग कर दें, 1 प्लस इस वाले x को कर दें और इस वाले को x करते हैं, x टू दी पावर माइनस 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। और ये जो पूरी वैल्यू होती है वो हमारी कहलाती है बीटा एम एन के इक्वल। क्या कहलाती है, बीटा एम एन के इक्वल कहलाती है। और ये वाली वैल्यू जो होती है गामा एम प्लस एन के इक्वल होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि गामा एन इक्वल टू इतना है, तो अगर एन यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पर एन लिखा हुआ है, तो अगर एम प्लस एन होगा तो ऑब्वियसली एम प्लस एन की कैटेगरी में जाएगा। तो ओवरऑल गामा एन इंटू गामा एम हमारे पास हो गया, दिस इज 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर माइनस 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n, और इसको हमने बीटा एम एन के फॉर्म में लिख दिया। तो हमारा ओवरऑल फाइनल रिजल्ट आ गया बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ओके, नेक्स्ट, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट ऑफ दिस मच। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है हमारा यूनिट नंबर 2 से बिलोंग करता है, यानी कि यूनिट नंबर 2 से अभी तक हमारे पास 14 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, है ना। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो एक्चुअल में हमारे पास क्वेश्चन में ऑर्डर दे रखा है वो सही दिया है कि नहीं दिया। ऑर्डर से मतलब क्या है
क्या हमारे पास ये dy dx होना चाहिए कि dx dy होना चाहिए? इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? देखो सिंपल तरीका ये है कि अगर आपको ये लिमिट x में दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि ये y की लिमिट कहलाएगी और हमारा ऑर्डर होगा dx dy। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर ये लिमिट अगर y की है तो ये लिमिट किसकी कहलाएगी? ऑब्वियसली ये लिमिट x की कहलाएगी। इसलिए हमारे पास ऑर्डर हमेशा क्या होता, उल्टा हमारे पास लिखा था dx dy। ओके, तो एक्चुअली में हमारे पास जो dy dx दिया है वो ऑर्डर हमें सही दिया ही नहीं है, तो हमें इस ऑर्डर को पहले हम सही करके लिखेंगे। तो हमने इसको लिख लिया dx dy। अब हमें इस लिमिट की हेल्प से हमें यहाँ पे एक रफ डायग्राम को स्केच करना है और वहां पे अपनी स्टेप को चेंज करना होता है। स्टेप का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन में अगर आपको dx dy दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप देखिए स्टेप जो होती है हमारे पास कई तरीके से बनाई जाती है। जैसे मान लो हमारे पास हमने एक स्टेप ये ली हुई है और एक स्टेप ये ली हुई है। जो हमारे पास स्टेप पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल होती है वो हमारी कहलाती है dy dx, कहलाती है dy dx। और जो हमारे पास वर्टिकल टू होती है वो हमारी कहलाती है dx dy। यानी कि अगर हमारे पास dx dy दिया हुआ है तो हमें अगर इसको चेंज करना है तो हमें dy dx करना होगा और हमारी जो स्टेप होगी वो पैरेलल टू द x एक्सिस होगी। ओके, तो अब हम यहाँ पर लिमिट निकालते हैं। हमने बताया कि ये जो लिमिट जो है वो किसकी रिप्रेजेंट कर रही है, वो x की लिमिट होती है। इसकी मतलब ये कि x की लोअर लिमिट कितनी है? 0। और अगर x इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका मीनिंग कहलाएगा हमारे पास, है ना। x इक्वल टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, नहीं ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू नहीं होगा, दिस इज द y एक्सिस। क्या होगा? ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ये उल्टा लिखा गया है हमारे पास, है ना। x इक्वल टू दूसरा हमारे क्या दिया? 4a दिया, तो 4a दिया इसका मतलब क्या हुआ? अगर x इक्वल टू 4a दिया इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है पैरेलल टू y एक्सिस हो गई। क्या हो गई? पैरेलल टू y एक्सिस हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास ये लिमिट दी हुई है हमें y की, तो यहाँ पर पहली लिमिट ये वाला पोर्शन जो है वो दे रहा है x²/4a, यानी कि x² इक्वल टू 4a। और ये जो इक्वेशन जो होती है पैराबोला की इक्वेशन होती है जो हमें रिप्रेजेंट करती है, इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि x की पावर यहाँ पर even की फॉर्म में है। ओके, सेकंड हमारे पास है y इक्वल टू हमारे पास है 2√√ax, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये भी हमारे पास एक पैराबोला की इक्वेशन है जो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जैसे क्या देखिए हमारे पास है, हमारे पास पहली इक्वेशन हमने y² इक्वल टू 4ax को हमने ड्रॉ किया, तो ये हमारे पास y² इक्वल टू 4ax को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया ये। ओके, दूसरी मेरे पास है x² इक्वल टू 4a, तो मैंने यहाँ पर x² इक्वल टू 4a को यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, राइट। और दूसरी मेरे पास है x इक्वल टू 4 है, तो x इक्वल टू 4 मैंने बोला कि पैरेलल टू y एक्सिस, तो मैंने पैरेलल टू y एक्सिस मैंने यहाँ पर ले लिया, राइट। और x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 यानी कि मेरे पास क्या हुआ कि वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मेरे पास x इक्वल टू 0 हो गया। अब देख हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारे पास एरिया कौन सा हमारे पास कॉमन आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो कॉमन हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रिप जो है पैरेलल टू x एक्सिस हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे। अब एक खास चीज, एक बात को ध्यान से देखिएगा कि जो स्ट्रिप हमने पैरेलल टू x एक्सिस ली हुई है उसमें किस तरह से हो रहा है। ये हमने स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस ली हुई है। अब देखिए ये जो स्ट्रिप हमने ली हुई है ये हमारे पास कहां से स्टार्ट हो रही है? इस वाले पोर्शन से। और ये वाला पोर्शन किसका है? पैराबोला का। पैराबोला कौन सा है? y² इक्वल टू 4ax। स्ट्रिप जिसके पैरेलल होती है, ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रिप जिसके पैरेलल होती है हम उसी की लिमिट निकालते हैं उसके अपोजिट वेरिएबल। अब हमारी स्ट्रिप किसके पैरेलल है? एक्सिस के। इसका मतलब कि हम x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। तो y² इक्वल टू 4ax है, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? y²/4 है। और कहां तक जा रही है? दूसरे वाले पैराबोला तक जाइए। दूसरे वाले पैराबोला में हमारे पास x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? दिस इज √4ay, यानी कि 2√ay। तो ये हमारे पास होगी। अब दूसरे हमारे पास ये है कि जब हमारे पास ये हमने यहाँ पर इसको लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, तो इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 4a होंगे। क्यों होंगे 4a? क्योंकि अगर x इक्वल टू 4a दिया हुआ है और ये पैराबोला y² इक्वल टू 4ax को कट कर रहा है, तो जैसे ही मैं 4a को यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो गया 16a² तो y² इक्वल टू 16a² होगा, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4a मिलेगी मेरे पास। तो इसलिए हमने बोला कि 4a होगा।
अब हमें नेक्स्ट लेना है, इसके अंदर है y की लिमिट। तो y की लिमिट निकालने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करिए, यहां से लेके यहां तक मूव करिए। यहाँ पे y की लिमिट कितनी है 0 0, यहाँ पे लिमिट कितनी है 4 है, तो y की लिमिट कितनी हो 0 से 4 हो गई। अब पहले इंटीग्रल हमारे पास क्या था, ये था। अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, y इक्वल टू 0 से 4 है और x इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 4 है सीधा। अब हमें इसको इवैल्यूएट करने को बोला है। इवैल्यूएट क्यों इवैल्यूएट करने को बोला, उसने बोला चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट इट। तो अब हम सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे। अब ये लिमिट किसकी कहलाएगी हमारे पास, ये लिमिट कहलाएगी हमारे पास x की। तो हम पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन। तो x के लिए करेंगे तो 1 को अगर x के लिए करेंगे कितना मिलेगा x, तो 2 अंडर a y माइनस y स्क्वायर अपॉन 4 है। अब इसको हम करेंगे y के लिए, तो अंडर 2 अंडर a तो बाहर हो जाएगा, y की पावर हाफ होगी तो y की पावर 3/2 मिलेगी, यानी कि 3/2 मिलेगी। तो 4a बाय 3 अंडर a y की पावर 3/2। और यहाँ पर आपकी पहले दूसरी टर्म है y स्क्वायर यानी कि y क्यूब अपॉन ऑफ 12a। तो यहाँ पर हम यहाँ पर y की जगह 4a पुट करेंगे तो 4a की पावर 3/2 और इसमें रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4a क्यूब अपॉन 12a। तो 32a स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 16a स्क्वायर अपॉन 3 यानी कि ओवरऑल 16a स्क्वायर अपॉन 3। तो डिफरेंस यहाँ पर हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन और सॉल्व करी। अब देखिए इसी का अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं थर्ड भी, तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो यूनिट नंबर 2 का। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट नंबर 2 से भी 21 मार्क्स से क्वेश्चन हो गए और यूनिट नंबर 1 से भी हमारा 21 मार्क्स से क्वेश्चन हो गए। यानी कि अगर हमने यूनिट नंबर 1 और 2 ही अगर हम आराम से सॉल्व कर लें तो हम आराम से अपने पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, यूज डबल इंटीग्रेशन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहाइड्रॉन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन। अब देखिए जब भी अगर हमें डबल इंटीग्रल से अगर हमें वॉल्यूम निकालने को कहा जाएगा तो हमारा फॉर्मूला होगा दिस इज द a इंटू जेड इंटू डी एक्स डी वाई, है ना। यहां से हमें z की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी तो z इक्वल टू यहां से निकाल लेंगे, बाकी हम लिमिट निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास x अपॉन ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू हो गया 1। तो z इक्वल टू कितना मिल गया c 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी। अब देखिए टेट्राहाइड्रॉन की जब हम बात करते हैं तो टेट्राहाइड्रॉन अगर हमें देखें तो टेट्राहाइड्रॉन कैसा होता है हमारे पास, टेट्राहाइड्रोजन हम देखना चाहें तो किस प्रकार से हमारा टेट्राहाइड्रोजन बनेगा। देखिए इसको अगर हम देखें इस प्रकार से, अगर हम देखें लाइक दिस, इस तरह से कर रहा है तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x की लोअर लिमिट 0 है ना। और उसके बाद हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी और x की फिर हम नेक्स्ट निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से a मिल जाएगी। इसमें अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि जब हम z इस वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 होगा। तो y कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, दिस b 1 माइनस एक्स अपॉन a, यानी कि y की लिमिट जो होगी वो हमारे पास कहलाएगी ये वाली और x की लिमिट होगी 0 से a। बस हमें इसको इंटीग्रल में रख देना है और सॉल्व कर देना है। तो 0 टू a 0 टू b 1 माइनस एक्स अपॉन a 1 माइनस z की वैल्यू कितनी 1 माइनस एक्स अपॉन a माइनस y अपॉन b dx dy सॉल्व किया। तो 1 माइनस एक्स वाई को मैंने कांस्टेंट माना तो 1 का इंटीग्रल हो गया y और y अपॉन b का हो गया y स्क्वायर अपॉन 2b। वैल्यू पुट करेंगे तो b 1 माइनस एक्स अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2b 1 माइनस एक्स अपॉन a का होल स्क्वायर। ओके अब 1 यहां से हमारे पास कितना मिल गया, यहाँ से e वाला b हमारे पास कैंसिल हो गया, b अपॉन 2 हो गया। दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों को हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया। कितना आ गया बी सी अपॉन 2 0 टू a 1 माइनस एक्स अपॉन a का होल स्क्वायर। उसको हम x के लिए करेंगे तो माइनस a 1 माइनस एक्स अपॉन a का होल क्यूब 0 टू a पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 आएगी, सेकंड रखेंगे तो माइनस a इंटू माइनस 1 मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कुल मिला के हमारे पास आएगा a b c अपॉन ऑफ 6। तो डियर फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि जो हमारा जून 2022 का जो पेपर था काफी लेंथी क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। तो डियर फ्रेंड्स आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको आता है तो मुझे आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व की जाएगी। थैंक यू सो मच।